मैं हिरेन पारेख सूरत से हूँ और इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ। मेरा बिजनेस एक्सपीरियंस है, 15 इयर्स का मेरा बिजनेस एक्सपीरियंस है। 2005 से मेरा फर्म स्टार्ट किया था। आज 2020 में 15 इयर्स कंप्लीट हो रहे हैं, जून में 21 जून को। और ओवरऑल मेरा फाइनेंस इन्वेस्टमेंट्स में मेरा एक्सपीरियंस है 17-18 इयर्स का है। और जो मेरा म्यूचुअल फंड मैंने जो अपना फर्म स्टार्ट किया था, उसको मेरा 15 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है। ओवरऑल मेरे क्लाइंट्स है, एक्टिव क्लाइंट 800 क्लाइंट्स है। और अगर इनएक्टिव क्लाइंट जो साल में एक बार ट्रांजैक्शन करते हैं, उसको मैं एज अ इनएक्टिव क्लाइंट्स उनको जानता हूँ। तो ओवरऑल मेरे क्लाइंट्स 1300 है। और मेरा जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो करीबन 45 करोड़ से 50 करोड़ है, जो 15 साल में मैंने बिल्टअप किया है। और मेरा क्वालिफिकेशन मेरा अंडर ग्रेजुएट है। मैं कई पर्सनल रीजन से ग्रेजुएट नहीं कर पाया था। ओके, ये मेरा थैंक यू। इंट्रोडक्शन हो गया। थैंक यू हिरेन भाई। तो हिरेन भाई पिछले 15 साल से फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के बिजनेस में है। आज उनके म्यूचुअल फंड AUM 45 प्लस करोड़ और मंथली SIP बुक साइज 25 लाख पर मंथ, और करीबन 800 क्लाइंट को वो सर्विस करते हैं, और उनकी जो क्वालिफिकेशन अंडर ग्रेजुएट है। ओके, तो हिरेन भाई आप पिछले 15 साल से डिस्ट्रीब्यूशन के बिजनेस में है। ओके, एक लेवल पे आ चुके हैं, तो क्या ऐसा रीजन हुआ कि आपको एक क्वालिफिकेशन पर्सनल फाइनेंस, जिस हम जानते हैं कि CFP सर्टिफिकेशन इज द वन ऑफ द हाईएस्ट सर्टिफिकेशन इन पर्सनल फाइनेंस, तो आपको ये नीड महसूस हुई? सो एनी स्पेसिफिक रीजन क्या आपको नीड लगी, और कैसे आपने इंस्पिरेशन मिला आपको CFP स्टार्ट करने का? देखो, मैं अगर मेरा कैरियर की बात करूँ तो 2002 से हम 2008 के बीच में थे। तब 2002 में 2002 या 3 में MF इंडस्ट्री का साइज था वो करीबन 10,000-12,000 करोड़ के करीब था। आज MF इंडस्ट्री का साइज है 25 लाख करोड़ म्यूचुअल फंड बिजनेस का। अभी 2002 से 2008 के बीच में हमने अगर मेरा एक्सपीरियंस मैंने रहा कि वहां पे अपफ्रंट कमीशन होता था करीबन 2%, 1.5 से 2% कमीशन होता था। तब मैं 1 लाख का बिजनेस कुछ करता था तो मुझे वहां पे 1,500 से 2,000 रुपया मेरा अर्निंग होता था। आज के दिन में 25 लाख करोड़ रुपया का बिजनेस हो चुका है, पर मुझे एफर्ट 4 टाइम ज्यादा लगानी पड़ती है। साथ में कंपटीशन भी है। और तो आज के दिन में मुझे ऐसा लग रहा है कि आज अगर क्लाइंट को वैल्यू एडिशन देना है और ऐसे कॉम्पिटिटिव मार्केट में अपने मार्जिन भी रखने हैं, बिजनेस करना है, तो CFP इम्पोर्टेंट है। क्यों? अगर आज के दिन में आज 25 लाख करोड़ से 50 लाख, ये मेरा एनालिसिस है जो मैं आपको बता रहा हूँ, आज 25 लाख से 50 लाख करोड़ भी AUM हो जाएगा तो कल उठ के ट्रेलिंग कमीशन है जो वो आज 0.75 से 1 करोड़ का है, 75 पैसे से 1 टका के बीच में है। अगर 50 लाख करोड़ भी हो जाता है तो वो ट्रेलिंग कमीशन 45 पैसा या 55 पैसा हो जाएगा। तो मेरा भले साइज बढ़ता रहे इंडस्ट्री का, पर मेरा अर्निंग कम होता रहेगा। तो मैंने ऐसे प्लान किया है कि आगे जाके जो अगर मैं CFP कंप्लीट कर लेता हूँ तो CFP कंप्लीट होने से मेरा जो मार्जिन है वो मुझे सस्टेन रखना है। 1% में क्लाइंट से लूंगा। ओवरऑल मेरा मार्जिन होना चाहिए 2 टका। 1 टका मैं क्लाइंट से चार्ज करूंगा और 1 टका अभी जो ट्रेलिंग कमीशन अभी चल रहा है वो एज ए कंसीडर अभी कर रहा हूँ। तो ओवरऑल मेरा 2 टका मार्जिन होना चाहिए अगर बिजनेस सस्टेन करना है लॉन्ग टर्म के लिए। ये मेरा बिजनेस स्ट्रेटेजी, और इसीलिए मैं CFP कंप्लीट कर रहा हूँ। और क्लाइंट का भी वैल्यू एडिशन होगा, क्लाइंट को भी कुछ एडिशन मिलेगा तो क्लाइंट पे करेगा मुझे। गुड, वेरी गुड। ये मेरा पर्पस था। थैंक यू हिरेन भाई। तो सबसे पहले आपने कौन से ईयर में आपकी CFP की जर्नी को स्टार्ट किया? मैंने CFP की जर्नी, वैसे मैंने इसके बारे में सोचना तो 2018 एंड में स्टार्ट कर लिया था। पर क्या होता है कि
मेरा एक बैड एक्सपीरियंस रहा। जैसे मैंने आपको बताया कि पहले केयू सर से भी मैं बात कर चुका था 2018 में, पर मुझे एक ही प्रॉब्लम लग रहा था कि एक तो मुंबई, केयूर सर मुंबई से जो अपना ऑपरेट करते हैं, जो स्टडी करवाते हैं वो, और वीडियो लर्निंग में मेरा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। वीडियो लर्निंग में अगर मेरा लाइव एक सेशन चलता है या मैं ट्यूशन क्लास में बैठा हूँ, तो वहाँ कोई क्वेरी आई तो मैं पूछ नहीं पाऊँ, वीडियो लर्निंग में नहीं पूछ पाऊंगा। तो मेरा एक कंसर्न था कि भाई मैं मुंबई से कैसे करूँ, और ट्रैवलिंग भी करूँ तो मेरा बिजनेस भी लॉस होगा और मैं इतना टाइम नहीं दे पाऊंगा। तो इसीलिए मैंने लोकल एक सीएफपी कोच है जिनसे मैंने किया, पर मेरा एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं रहा। फिर मैंने जनवरी में केयूर सर से कांटेक्ट किया और इसके बारे में डिटेल जाना, और फिर मैंने केयूर सर ने बताया कि वीडियो लर्निंग में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो मैंने वीडियो लर्निंग स्टार्ट किया फरवरी मिड में। ओके, तो हिरेन भाई अभी ऑलरेडी आपने 3 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं, तो हम हमेशा बताते हैं कि जब एक एस्पिरेंट वो इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर है या फ्रेशर है या कोई भी है, तो हम कहते हैं कि पहले आपको क्या बेनिफिट हुआ आपके पर्सनल लाइफ में। आपको एक अच्छा लॉजिकल एंड वाइज इन्वेस्टर बनना है, एंड डेफिनेटली एक बार आप अच्छे इन्वेस्टर बनेंगे तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू हेल्प दी योर इन्वेस्टर टू बिकम अ गुड इन्वेस्टर एंड यू विल बी अ गुड फाइनेंशियल प्लानर। तो मैं आपको ये पूछना चाहूंगा कि आपने 3 महीने में अपने पर्सनल बेनिफिट को आपको बताना है, तो क्या ऐसे 1 और 2 की बेनिफिट जो है आपको मिले? पहला तो मैं घर का मेरा और मेरे अंकल का मैंने जो प्लान किया। फॉर एग्जांपल मेरे अंकल का लोन चल रहा है 60 लाख रुपीस, जो होम लोन चल रहा है। तो मैंने अपने अंकल को ही प्लान करके बताया कि आप कुछ पहले मत कीजिए, पहले डेट रिडक्शन का कुछ प्लान कीजिए। तो डेट रिडक्शन का उनको मैंने बताया। मैं आपको बताऊं, 2 दिन पहले ही मैंने ईएमआई इंक्रीज के लिए एप्लीकेशन दे चुका हूं, मेरा और मेरे अंकल का। उनका 60 लाख का होम लोन चल रहा है, मेरा 25 लाख का होम लोन चल रहा है। तो मैंने ईएमआई बढ़ा दिया। जो 62,000 आ रहा था, उसको ईएमआई बढ़ा के मैंने 1 लाख रुपीस कर लिया। क्लाइंट, मेरे अंकल ने बताया कि कोई बात नहीं, 1 लाख तक तू कर दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने को जल्दी डेट रिडक्शन करना है, क्योंकि मेरे एज है 53। आगे के 6-7 सालों में मेरा अगर ये डेट हो जाता है तो मेरा रिटायरमेंट के एज आएगा। और रिटायरमेंट के टाइम में मैंने ये सजेस्ट किया था उनको कि रिटायरमेंट 60 साल के बाद कोई भी डेट आप मत रखिए। और मेरा भी मैंने प्लान किया है कि 10% इंक्रीमेंट ईयर ऑन ईयर में करना चाहूंगा। पहला जो पर्सनल घर में मैंने जो ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन किया है, वो मेरा और मेरे अंकल का मैंने पहले किया है। अभी समझो हिरेन भाई, आपने ईएमआई बढ़ा दिया, हम्म, डेफिनेटली एक अच्छा कदम है डेट फ्रीडम अचीव करने के लिए। बट समझो कि हम्म, आपने इंटरेस्ट रेट कम करने की जो एप्लीकेशन की, ओके, और आपने समझो हम्म। कि टेन्योर नहीं कम किया होता या ईएमआई नहीं बढ़ाया होता, तो पर मंथ आपके अंकल को 60 लाख की लोन पे कितना सेविंग्स होता, कितना ईएमआई कम आता? थोड़ा रिपीट करेंगे क्वेश्चन सर? मैं ये कह रहा हूँ कि आपने ये पहले इंटरेस्ट रिडक्शन की रिक्वेस्ट दी आपके अंकल के लिए, ओके, और इंटरेस्ट हाँ, रिडक्शन आपने इंटरेस्टेड। करवाया, बट साथ साथ में ओके, आपने ईएमआई भी बढ़ा दिया कि जिसे वो ओके। अपना डेट फ्रीडम अचीव कर पाए। बट समझो कि हमने ईएमआई नहीं बढ़ाया होता और हमने सिर्फ इंटरेस्ट रेट रिडक्शन करवाया, तो अभी 60 लाख की लोन पे जो ईएमआई चल रहा है, एग्जांपल 50,000 आ रहा है, तो कितना हो जाता? 45 हो जाता या 47,000 हो जाता? कितना हो जाता हर महीने? वो हर महीने मैंने कैलकुलेट किया था, वो 53,000 के करीब आ रहा था। हम्म 53,000 ईएमआई आ रहा था। अगर मैं कुछ ना करता, ईएमआई अगर रिड्यूस करता, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको मैंने, फॉर एग्जांपल जब लोन लिया था तब रेट ऑफ इंटरेस्ट 9.5% था। हम्म मैंने उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट को 9.5% था। बैंक ने पहले से ही उसको 8.75% कर दिया था हम्म। 3 महीने पहले। मैंने अभी रिक्वेस्ट किया उसको 8% पे, रिक्वेस्ट किया कि मेरा रेट 8% ऑफ से कितना इंटरेस्ट। ईएमआई फर्दर कम होता है?
हाँ, ईएमआई अगर मैं कुछ नहीं करता, मैं अपना ईएमआई नहीं बढ़ाता, ईएमआई नहीं बढ़ाता और मैं ये रेट ऑफ इंटरेस्ट खाली कम करता ना, तो मेरा करीबन इंटरेस्ट का पोर्शन, मैं इंटरेस्ट का पोर्शन बोल रहा हूँ, इंटरेस्ट का परसेंट मेरा करीबन 15% इंटरेस्ट कम हो जाता। पर ये जो मैंने किया, फॉर एग्जांपल मैंने रेट ऑफ रिडक्शन भी किया, मैंने ईएमआई भी बढ़ाया, तो एक तो पहला चीज मेरा हुआ, मेरा ईएमआई है ना 7 साल में खत्म, डेट रिडक्शन 7 साल में, 6.5 7 साल में खत्म हो रहा है। साथ में 7 साल में ईएमआई खत्म हो रहा है मेरा, और मेरा इंटरेस्ट करीबन मेरा 50% कम हो जा रहा है। पहले जो रेगुलर ईएमआई चल रहा था, और रेगुलर ईएमआई से अभी ये मैंने ये ईएमआई इंक्रीज ईएमआई किया है, तो उसमें मेरा करीबन 50% मेरा इंटरेस्ट कम हो जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे हिरेन भाई ये कहना चाह रहे हैं कि 8.75% बैंक ने ऑलरेडी कर दिया था 9.25 से, और उन्होंने फर्दर रिडक्शन किया 0.75% विद हेल्प ऑफ हिज सीएपी नॉलेज। तो आप समझ लीजिए कि 60 लाख की लोन है, तो 60 लाख का 0.75% होता है ऑलमोस्ट जो है, आप 1% के हिसाब से पकड़े तो 60,000, या 60,000 का 0.75 पकड़े तो ऑलमोस्ट 45,000 रुपीज जो है उनको, अंकल को पर एनम बेनिफिट हुआ इंटरेस्ट रिपेमेंट में। तो यहाँ पे जब हम सीएपी सर्टिफिकेशन की एक हाई क्वालिटी ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, ओके, और हमारा एक ऑब्जेक्टिव होता है एक डोमेन एक्सपर्ट बनना, एग्जाम जो है हमारी एक बाय प्रोडक्ट है, तो ऑटोमेटिकली हम अपने क्लाइंट को और हमें अपने आप को एक जो बेनिफिट है वो इंटरेस्ट रेट रिडक्शन का बेनिफिट है, या डेट फ्रीडम अचीव करने का बेनिफिट है, या लाइफस्टाइल एक्सपेंस कम करने का बेनिफिट है, वो हम भी ले सकते हैं और हमारे क्लाइंट को भी दे सकते हैं। और अपार्ट फ्रॉम डेट रिडक्शन कौन सा एक या दो इंपॉर्टेंट बेनिफिट आपने अपने पर्सनल लाइफ में अचीव किया? पहले पर्सनल लाइफ में मेरा खुद का मैंने लोन रिस्ट्रक्चरिंग किया पहला, और जो फैमिली में ही मैंने अंकल का किया, वो इसमें डेट रिडक्शन हुआ, काफी बड़ा पोर्शन में कैलकुलेट किया ना, तो बहुत बड़ा पोर्शन मेरा इंटरेस्ट सेविंग हो रहा है। दूसरा चीज, मैंने अभी कोई भी लोन, मैं पहले प्लान करता था कि भाई लोन से ही, पर अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि अगर कोई एसेट मुझे परचेज करनी है, तो उसके लिए पहले प्रॉपर प्लान, फॉर एग्जांपल मुझे कोई एसेट बड़ा ऑफिस लेना है, तो मैं अभी मेरा थॉट प्रोसेस ऐसा हो गया कि अभी मुझे कोई एसेट लेनी है, तो मैं एक्यूमुलेट, पहले तो लिक्विड फंड में एक्यूमुलेट करूं डाउन पेमेंट के तौर पे, या फिर फंड कैपिटल बन जाए, उसके बाद उसको मैं एसेट को लूं। तो थॉट प्रोसेस ऐसा रहा कि नहीं जाके लोन अवेलेबल हो तो लोन लेने जाना चाहिए, नहीं कि पहले अपना एसेट क्रिएट करना चाहिए, वहां जाके आप लोन लीजिए तो डेट रिडक्शन वो डेट आपका कम लगेगा, इंटरेस्ट कम जाएगा, तो ओवरऑल आपका वो सेविंग ही है, और उसको इन्वेस्टमेंट के तौर कहने पे का कर मतलब है सकते कि हैं। पहले हमारी एक इमोशनल थॉट प्रोसेस होती है कि हमें लगता है कि हमें कोई लोन दे रहा है, चलो हम लोन लेके कार ले ले, बाइक ले ले, या वेकेशन पे चले जाए, एंड देन वी हैव टू पे कंपल्सरी ईएमआई फॉर लॉन्गर पीरियड एंड हायर इंटरेस्ट रेट। इससे अच्छा हम सोचे कि हम, ये हमारा वांट है कि नीड है, ओके, वांट है तो उसको पोस्टपोन कर सकते हैं, नीड है तो हम उसके लिए डाउन पेमेंट या हम पार्ट ऑफ अमाउंट क्रिएट कर सकते हैं, ओके, और उसके बाद हम एक लॉजिकल लोन एसेट परचेस करते हैं, तो एसेट जो है हमें आगे जाके बेचनी नहीं पड़ेगी विदाउट एनी रीजन, ओके, और हम जो है वो एसेट को एंजॉय कर सकते हैं। ओके, अभी हम सही बात आगे है। चलते हमारे डिस्कशन में। तो कैसे आप ये जो लर्निंग आपने कंप्लीट की, ऑलमोस्ट आपका मुझे पता है कि 24 हाफ ऑफ द ट्रेनिंग आपने कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें जो हार्ट ऑफ सीएपी सर्टिफिकेशन है, गोल बेस्ड फाइनेंशियल प्लानिंग, आपने थॉरली कंप्लीट कर लिया है। आपने अपने क्लाइंट का कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल प्लान भी बनाते हैं, आपने काफी सारे केस स्टडी भी सॉल्व किए। तो कैसे ये सब लर्निंग को आप अपने क्लाइंट को लेके जा रहे हैं, और कैसे आपके क्लाइंट बेनिफिट हो रहे, एक या दो स्टोरी आप बताना चाहेंगे? हाँ, जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा
मैंने यहाँ पे सूरत में एनआईटी है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वहाँ पे मेरे कई क्लाइंट हैं जो प्रोफेसर है। तो वहाँ से मुझे एक जो रेफरेंस मिला था, क्लाइंट ने सामने से बताया था, मैंने रेफरेंस डिमांड भी नहीं किया था। बेंगलोर में एक क्लाइंट है जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उनका मुझे रेफरेंस मिला था, और उनसे बात हुआ मेरा। तो पहले तो क्या हुआ था कि क्लाइंट ने बताया कि मुझे XYZ अमाउंट, मुझे एसआईपी स्टार्ट करनी है। मैंने पूछा कि आप क्या पर्पज से ये एसआईपी करना चाहते हैं? उन्होंने बताया मुझे डॉटर का हायर एजुकेशन के लिए फंड एक्यूमुलेट करना है। तो मैंने उनको थोड़ा फाइनेंशियल जो मैंने सीखा था उससे मैंने उनको गाइड किया कि आप हायर एजुकेशन के लिए कर तो रहे हो, पर कितना फंड एक्यूमुलेट करना है वो आपको अभी नहीं पता। ओके, तो मैंने उनको समझाया कि अगर आप हायर एजुकेशन के लिए कर रहे हो तो अभी प्रेजेंट कॉस्ट क्या है, फोन पे ही मैंने उनसे डिस्कस किया, और फ्यूचर कॉस्ट क्या रहेगी, तो उनके लिए प्लान करना चाहिए। मैंने उनको वही बताया कि देखो ट्रांजैक्शन मुझे करना है, एग्जीक्यूशन करना है, तो मैं 10 मिनट में आपका जो एग्जीक्यूशन करना है वो कर दूंगा, पर नहीं कि एग्जीक्यूशन करना है, आपको प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत है, तो आप प्रॉपर प्लानिंग कीजिए। तो मैंने उनको उनके डॉटर के हायर एजुकेशन के लिए प्लान बना के दिया, उनके रिटायरमेंट के लिए प्लान बना के दिया। ये 2 प्लान मैंने, और एक इंश्योरेंस नहीं था, उनको इंश्योरेंस था करीबन 5-6 लाख रुपए कोई LIC पॉलिसी होगा। तो पहले मैंने उनको सजेस्ट किया कि आप कुछ ना करके पहले 2 करोड़ का आपकी जो इनकम आ रही है, तो एक्सपेंस रिप्लेसमेंट मेथड से उनका करीबन 2 करोड़ 25 लाख का टर्म इंश्योरेंस कवर उनको नीड था। तो मैंने वो सजेस्ट किया। मैंने बोला कि आप ऐसा हो तो एक साथ में ना लेके, अगर लिक्विडिटी का इश्यू है, लिक्विडिटी अभी नहीं है, तो आप 1-1 करोड़ करके उसको बढ़ा सकते हो, 6 महीने 8 महीने में बढ़ा सकते हो। दूसरा, चाइल्ड एजुकेशन के लिए, तो चाइल्ड एजुकेशन का प्लान बना के दिया उनको। उनका ऑलरेडी गवर्नमेंट का स्कीम है, उसमें कुछ 5,000-6,000 रुपीज इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो 7.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है। तो मैंने उनको वहां पे और 5,000 का SIP बढ़ाने के लिए बताया, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में SIP इंक्रीज कीजिए उनका प्लानिंग के हिसाब से, और उनका रिटायरमेंट के हिसाब से। रिटायरमेंट का जो अभी उनका जो लाइफस्टाइल है, उसी हिसाब से उनका 14,000 SIP उनको करना है। इनिशियली उन्होंने बताया था मुझे 5,000 का SIP स्टार्ट करना है, और आगे जाके उनको ये मैंने पूरा प्रॉपर प्लानिंग बताया। तो ओवरऑल कुछ हो रहा था। एक प्लानिंग और भी है जो मुझे अभी मैं आपसे मेरे पास डेटा अभी अवेलेबल नहीं है, पर ओवरऑल उनका 30,000 का प्लानिंग बन रहा था कि 30,000 हर महीने आपको ये प्लानिंग के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना है। पर इनिशियली उन्होंने 20,000 का स्टार्ट कर दिया है। मैंने उनको बताया था आप ये 10,000 जो शॉर्टफॉल हो रहा है वो आगे जाके 2-3 महीने में आप अपनी लाइफस्टाइल है वहां से कुछ सेव करके प्लान कर सकते हो, उसके बारे में से एक बार मीटिंग भी करनी है वीडियो कॉलिंग पे। तो ये एक क्लाइंट का था। वैसे तो सूरत में कई क्लाइंट का मैंने प्लानिंग किया हुआ है ऑलरेडी, तो बना है ये लॉकडाउन के दौरान। वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो मुझे बताइए कि यही क्लाइंट आपको 6 महीने पहले आया होता और आपने हमारे साथ ट्रेनिंग नहीं स्टार्ट की होती, तो क्या आपकी एक रेगुलर प्रोसेस थी क्लाइंट के साथ डिस्कस करने की? रेगुलर प्रोसेस में पहले मैं क्या करता था, जो भी क्लाइंट है, अगर क्लाइंट ने बोला कि मुझे 5,000 का SIP करना है, तो मैं स्टार्ट कर देता था उसमें। या फिर कुछ उनको बोल के भाई आप क्या है आपके पास कैश फ्लो क्या है, अगर उनका कैश फ्लो कुछ और है तो उनको बता देता कि 5,000 आप ये चाइल्ड एजुकेशन के लिए, 5,000 रिटायरमेंट के लिए, ऐसा करके। कोई इसमें इन्फ्लेशन एडजस्टेड कॉर्पस नहीं आता। ओके, एक आज इन्फ्लेशन एडजस्टेड कॉर्पस में मैं नहीं बना पाता था पहले। परफेक्ट, आई तो अंडरस्टैंड। ऐसे एक रेगुलर था जो हर एक डिस्ट्रीब्यूटर करता है। यस यस, तो गुड, वेरी गुड। हिरेन भाई, आपने ऑनेस्टी से बात की। तो अभी मैसेज यही है कि जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर ये वीडियो देख रहे सुन रहे, कि आज आप जो भी बात कर रहे हैं अपने क्लाइंट को,
ओके, वो एक जनरल बात है कि आपको रिटायरमेंट के लिए 5,000 ऐसे भी करनी चाहिए, बच्चों के एजुकेशन के लिए करनी चाहिए या अपने वैकेशन के लिए करनी चाहिए, बट उसमें कोई फिगर्स नहीं है, एक जनरल अप्रोच है। कई बार क्लाइंट स्टार्ट कर देता है और मिडवे जब मार्केट पैनिक होता है, अभी हम देख रहे कोविड सिचुएशन में, तो काफी सारे व्यक्ति को पैसे की जरूरत नहीं, बट उसको पता नहीं है कि मैं क्यों कर रहा हूँ, या उसका प्रॉपर कमिटमेंट नहीं है वो गोल के लिए, इसलिए वो मिडवे विड्रॉ कर लेता है, रिडम्पशन कर देता है। तो ये सब प्रॉब्लम से बचना है तो हमें वो आर्ट एंड साइंस सीखनी पड़ेगी, जिसमें हम क्लाइंट के साथ, क्लाइंट अपने को पोटेंशियल क्लाइंट है, वो हमें कहता है कि मुझे 5,000 ऐसे भी करनी है, या आप खुद मिलने जाते हैं, तो जब तक प्रॉपर गोल बेस्ड फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करते तब तक हम उसका बिजनेस नहीं लेंगे। आज हमारा थॉट प्रोसेस ऐसा बन जाता है एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हमारे साथ बनने के बाद, कि कोई क्लाइंट कहता है कि मैं आपको 10,000 देता हूँ, मुझे कुछ नहीं करना है, तो हम उसको ना कहने की सिचुएशन में है कि नहीं, हमें बिजनेस नहीं चाहिए, क्योंकि आगे जाके 6 महीने के बाद हम, हो सकता है आप मुझे ब्लेम करेंगे कि भाई मेरा इन्वेस्टमेंट किया आपने, ओके, एक मल्टी कैप इक्विटी फंड में, और एक साल में 1,20,000 का 1 लाख हो गया, अभी मुझे 20,000 का लॉस हुआ। क्यों? क्योंकि उसने कोई कमिटमेंट नहीं था लॉन्ग टर्म के लिए। तो यहाँ पे जब हम एक आर्ट एंड साइंस सीखते हैं गोल बेस्ड फाइनेंशियल प्लानिंग की, पेन पेपर एंड कैलकुलेटर से आप उनका एक इन्फ्लेशन एडजस्ट रिटायरमेंट कॉर्पस बनाते हैं, चिल्ड्रन हायर एजुकेशन कॉर्पस बनाते हैं, वैकेशन कॉर्पस बनाते हैं, इंश्योरेंस कॉर्पस बनाते हैं, तो क्लाइंट को लगता है कि व्यक्ति एक एजुकेटेड, क्वालिफाइड, एक्सपीरियंस प्रोफेशनल है। ओके, तो उसे आपका कन्वर्जन रेट भी बढ़ता है, आपकी टिकट साइज बढ़ती है। वीरेन ने बताया 5,000 से स्टार्ट हुआ, वो 20,000 पे अटक गया। आगे जाके क्लाइंट को लगता है कि मैं क्यों दूसरे एडवाइजर के साथ काम करूं, बैंक के साथ या दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर के साथ, लेट कंटिन्यू विथ वन क्वालिफाइड एक्सपीरियंस पर्सन। तो उसे क्लाइंट के जो दूसरे इन्वेस्टमेंट जो मैच्योर होके उसके पास आते हैं, या कई बार रीबैलेंस करना होता है, तो हमें ही मिलता है बिजनेस। तो वही एक होती है कि जो हमें और हमारे क्लाइंट को कॉन्फिडेंस देती है। क्लाइंट को लगता है कि ये व्यक्ति एक ट्रस्टेड, रिस्पेक्टेड फाइनेंशियल प्लानर है, नहीं कि एक डिस्ट्रीब्यूटर है जो ट्रांजैक्शन करने के लिए आया है। गुड, वेरी गुड। आपने हिरेन भाई सैंपल प्लान बनाया है? लास्ट टाइम हमारी डिस्कस हुई थी। हाँ, सैंपल प्लान बनाया है। हाँ, तो क्विकली आप अपने क्लाइंट, जो आपके भी पोटेंशियल क्लाइंट को आप शेयर करेंगे या एग्जिस्टिंग क्लाइंट को शेयर करेंगे, तो जो आपने अभी ये स्किल सीखी है गोल बेस्ड फाइनेंशियल प्लानिंग की, तो आप क्विकली, जिसमें जरूर नहीं है कि वो डेटा दिखने चाहिए, बट आप इफ यू कैन गो थ्रू इट, एक कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल प्लान कैसा लगता है, तो उसमें आपको 1-to-1 वो कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, जैसे मैं आपको वीडियो में बताना चाहूंगा कि ये मैंने प्लान एक बनाया हुआ है, आपको शायद क्लियर ना दिखे। ये मैंने पहले लिया हुआ है कि एक क्लाइंट है जिसका सैलरी है, तो सैलरी कितना आ रहा है, उसका टैक्स कटने के बाद नेट सैलरी कितना है। उनकी वाइफ है, तो उनकी वाइफ उनकी सैलरी है, जो टीचर है उनका नेट सैलरी आ रहा है। उसके बाद मैंने लिया है उनका एसेट्स लिया है कि एसेट्स में घर क्या है, कार, गोल्ड, पीएफ है, जो एग्जिस्टिंग एसेट है, जो उनकी लिक्विड एसेट भी है, और एलआईसी कितना है, इक्विटी एमएफ है, इक्विटी शेयर्स है, सेविंग अकाउंट में बैलेंस है, एफडी है, और साथ में जो उनके लोन्स चल रहे हैं, कार लोन, होम लोन, एजुकेशन लोन, और उसको हिरेन भाई ऊपर थोड़ा आप और तरफ लेके जाइए। ओके, दिख रहा है? यस यस, हाँ अभी दिख रहा है, परफेक्ट। हाँ, तो अभी मेजर उनके जो गोल है वो रिटायरमेंट प्लानिंग, ऑलमोस्ट मैंने उनका चेक किया तो रिटायरमेंट प्लानिंग उनको रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि वो गवर्नमेंट जॉब है, और आज के दिन में उनका 3 लाख का सैलरी है, और नेट सैलरी तो भी हाथ में आता है 2,65,000, और उनका रिटायरमेंट जो है आगे के 11 साल बाद है। तो मैं अगर एग्जिस्टिंग सैलरी से भी कैलकुलेट करूं तो उनका 1 लाख पेंशन आने वाला है, और उनका एग्जिस्टिंग जो मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंस है वो करीबन 35,000 है। तो वो हो जा रहा है करीबन 11 साल बाद 35,000 का जो फ्यूचर एक्सपेंस है वो करीबन 70,000 के आजू बाजू हो रहा है। तो आपने कौन बनाया? उनका रिटायरमेंट प्लान की जरूरत नहीं है, बट आपने हाँ, रिटायरमेंट में तो भी मैंने बना दिया है,
उनका प्लान बनाया है एक जो उनका सन का मैरिज है और सन की उनकी डॉटर का हायर एजुकेशन है और डॉटर का मैरिज है। 3 प्लान बने क्विकली बनाया है। दीजिए, क्विकली एक। हाँ। ये जो देखो ये हायर एजुकेशन है। और आगे आगे ध्वनि और आगे ध्वनि ध्वनि का हायर एजुकेशन है। ये टाइमलाइन है उसमें कि अभी एग्जिस्टिंग कॉस्ट 15 लाख रुपीस है और वो फ्यूचर कॉस्ट हो जा रही है 4 साल बाद 20,22,000। उनका ये मैंने उनकी डॉटर का हायर एजुकेशन प्लान बनाया हुआ है। ठीक। और मैसेज यहाँ पे यही है कि जब आप, हाँ गुड, वेरी गुड। तो मैसेज यहाँ पे यही है कि जब आप एक बार साइंस एंड आर्ट सीख लेते हैं गोल बेस्ड फाइनेंशियल प्लानिंग की, तो आप अपने क्लाइंट का एक केस स्टडी बनाते हैं 2 पेज के। उसमें क्लाइंट के फैमिली में कौन कौन है, उसके इनकम क्या है, एक्सपेंस क्या है, उसकी एसेट एंड लायबिलिटीज क्या है, उसके शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म गोल्स क्या है, उसके लिए क्या अजम्पशन लेनी चाहिए इन्फ्लेशन की, रिटर्न की, और उसके बाद जो जो उनके इंपॉर्टेंट गोल है, रिटायरमेंट के, चिल्ड्रन हायर एजुकेशन, वेकेशन, इंश्योरेंस, ओके, उसके लिए आप अलग अलग उनके कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाते हैं। एंड उसके बाद ही आप उसको एसेट एलोकेशन डिसाइड करते हैं कि क्लाइंट रिस्क लेना चाहता है, लॉन्ग टर्म गोल है तो हमने 10 ईयर प्लस के लिए 50% इक्विटी रखा, 50% डेट रखा। देन हम डिसाइड करेंगे कि अभी इक्विटी को कौन कौन सी इक्विटी प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना है, म्यूचुअल फंड में करना है, डायरेक्ट शेयर्स में करना है, यूलिप प्लान लेना है, या डेट इंस्ट्रूमेंट है तो कैसे अलग अलग डेट इंस्ट्रूमेंट इन्वेस्ट करेंगे। एंड देन वी सजेस्ट दी बास्केट ऑफ प्रोडक्ट, और एवरी ईयर ये प्लान का हम रिव्यू करते हैं। गुड, वेरी गुड। तो अभी आपका ऑलरेडी 50% ट्रेनिंग हो चुका है, तो क्या कब तक आप चाहते हैं हिरेन भाई आपका सीएपी सर्टिफिकेशन कंप्लीट हो जाए और आप जो है आपका जो है, जो आपने एक्सपेक्टेशन है 1% आपको क्लाइंट से फी आनी चाहिए, 1% डिस्ट्रीब्यूशन से आना चाहिए, तो क्या आपके आगे के प्लान है? सीएपी का कब तक सीएपी कंप्लीट करने का प्लान है और उसके बाद आगे के क्या फ्यूचर प्लान्स है? मेरा फ्यूचर प्लान है कि 31 जनवरी मार्च 31 2020 तक 21 तक मुझे मेरा सीएफपी सर्टिफिकेशन कंप्लीट करना है। उसके बाद मेरा बिजनेस स्ट्रेटजी ऐसा रहेगा कि अभी मैं क्लाइंट से मीटिंग करता हूँ, उसका कोई चार्ज नहीं करता हूँ। मेरा प्लान ऐसा है कि 1-to-1 क्लाइंट से मिलने से क्या होता है कि कई बार टाइम बहुत स्पेंड होता है। तो मैं ऐसा प्लान कर रहा हूँ कि जनवरी जब तक सर्टिफिकेशन बाद मैं इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम करूंगा जिसमें फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर मेरा फोकस रहेगा, नहीं कि प्रोडक्ट के ऊपर। ओके, वहां भी मैं क्लाइंट से इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम अटेंड करना है, तो फी भी मैंने डिसाइड किया है कि इनिशियली मैं 500 रुपीज, जैसे 2 घंटे का प्रोग्राम रहेगा तो 500 रुपीज फी चार्ज करूंगा। उसके बाद जैसे 20 क्लाइंट ने अटेंड किया, 20 क्लाइंट ने अटेंड किया, उसमें से जो क्लाइंट इंटरेस्टेड होंगे उसके लिए फाइनेंशियल प्लान बनाऊंगा और उस पे भी जो मैंने बिजनेस स्ट्रेटेजी बताई 1% क्लाइंट से लूंगा, 1% डिस्ट्रीब्यूशन रहेगी। ये मेरी बिजनेस स्ट्रेटेजी है सीएससी सीएफपी सर्टिफिकेशन के बाद। गुड, वेरी गुड। तो अभी हम डेफिनेटली मैं चाहता हूं कि आपके साथ एक डिस्कशन करता ही रहूं, बट डेफिनेटली आज के लिए भी हम यहाँ पे क्लोज करना चाहेंगे। तो क्या आपका एक इन्वेस्टर जो आपके एग्जिस्टिंग क्लाइंट है या पोटेंशियल क्लाइंट है, उनको क्या एक मैसेज देना चाहते हैं कि अभी हमारा कंट्री या पूरा वर्ल्ड एक अनसर्टनिटी से गो थ्रू कर रहा है और हमें पता नहीं कि वो अनसर्टनिटीज कब खत्म होगी? ओके, तो ये अनसर्टेनिटी माहौल में क्या आपका एक मैसेज है आपके क्लाइंट्स के लिए? मेरे क्लाइंट्स के लिए मैसेज यही है कि जैसे मैं अभी 4 दिन पहले एनआईटी के प्रोफेसर थे, उनका मुझे कॉल आया था रेफरेंस से। तो क्लाइंट ने मुझे बताया कि मुझे ये प्लानिंग करना है फॉर एग्जांपल, तो आज उनका सैलरी है 2 लाख रुपीस और क्लाइंट्स मुझे पूछ रहा है कि मुझे कोई नॉलेज नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है मेरे पास, मुझे ये प्लान करना है। तो कहने का मतलब हर एक व्यक्ति को फाइनेंशियल प्लान बहुत बनाना जरूरी है। क्यों? किसी को नहीं पता, अनसर्टेनिटी, ये 2 महीना घर में रहना पड़ेगा। तो एक कंटीजेंसी फंड हर एक व्यक्ति को अपना 6 महीना से 8 महीने के बीच में बनाना, कम से कम 6 महीने का कंटीजेंसी फंड बनाना चाहिए। तो ओवरऑल फाइनेंशियल प्लानिंग से ही आप
हर एक रिस्क को अवॉइड कर सकते हैं और अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। अगर ये फाइनेंशियल प्लान ना बनाया होता तो हर एक व्यक्ति का पोर्टफोलियो 30% 40% डाउन है। अगर वो फाइनेंशियल प्लान बना के हर साल एक बार रिव्यू करे तो बैलेंसिंग स्ट्रेटेजी से वो अपना रिस्क को अवॉइड कर सकता है, ऐसा मेरा मानना है। रीबैलेंसिंग स्ट्रेटेजी मुझे बहुत अच्छी लग रही है, क्योंकि उससे क्या रिस्क भी कम होता है और रिटर्न भी काफी अच्छा जनरेट होने की प्रोबेबिलिटी रहती है। गुड, तो मेरे क्लाइंट्स को मैसेज यही है। गुड, थैंक यू वेरी मच हिरेन भाई। तो मैं कंक्लूड यही करूंगा कि एक इन्वेस्टर फैमिली जब अपना एक कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल प्लान बनाता है, तभी जाके एक रोड मैप बनता है नेक्स्ट 20-30 इयर्स का, कि मेरी फाइनेंशियल लाइफ में क्या रिस्क है 20-30 इयर्स में, क्या फाइनेंशियल लाइफ में मेरी नेक्स्ट 20-30 इयर्स में मेरे क्या सर्टन गोल्स है, वो सर्टन गोल्स के लिए कितना मुझे कॉर्पस चाहिए होगा, मुझे कौन सी सही एसेट लोकेशन रखनी चाहिए मेरी रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से। ओके, तो जब मैं एक अपना रोड मैप बनाता हूँ और उसके लिए मैं अपने एक क्वालिफाइड एक्सपीरियंस सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर को एक फी भी देता हूँ, वो 1% ऑफ दी AUM है या फिक्स फी है 15-20,000, ये वर्थ है, क्योंकि आपको उसे फी के सामने 10 से 20x तक बेनिफिट मिलने वाले हैं। क्योंकि आज जो व्यक्ति ने बड़ी बड़ी एसेट ले ली है, एग्जांपल 5 करोड़ की एसेट है, 10 करोड़ की एसेट है, फिजिकल एसेट है, बट उसके पास समझो कि 6 महीने का मंथली एक्सपेंस का खुद का या फैमिली का या उसके एम्प्लॉय के लिए वो पर्पस नहीं है। ओके, सही बात है। पर्पस तो उसका मतलब कि ये तो हाइट ऑफ फुलिशनेस है कि भाई 10 करोड़ की मेरे पास फिजिकल एसेट है, उसका भी EMI पे करने का पैसा नहीं, चलो उसका तो बैंक ने मोरेटोरियम कर दिया, बट मेरे एम्प्लॉय है, मेरे फैमिली मेंबर है, उसको भी मैं कर नहीं सकता हूँ। तो वही है कि जब अच्छे दिन होते हैं या हमें लगता है कि सब कुछ सही होने वाला है, ओके, तभी जब हम रिस्क लेते हैं, कई बार हम गलत रिस्क ले सकते हैं, और उसके काफी सारे एग्जांपल्स भी हमारे पास है। काफी सारे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट आज खत्म हो चुके हैं बिकॉज ऑफ कि उन्होंने उनके अच्छे दिन में इतनी डेट ले ली, इतना फाइनेंस का मिसमैनेजमेंट कर दिया। ओके, और सूरत में तो काफी सारे एग्जांपल्स भी है आपके लिए। डायमंड काफी सारे डायमंड टेक्सटाइल बिजनेसमैन की क्या हालत है, कंस्ट्रक्शन की क्या हालत है, काफी सारे डायमंड के मर्चेंट्स या हम कह सकते बिजनेसमैन या कंस्ट्रक्शन के सुसाइड भी करने का भाई आ गया। तो मैसेज ये कि इट इज ऑलवेज बेटर कि हम एक क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर को हायर करें और उसे एक हमारा कॉम्प्रिहेंसिव कस्टमाइज हैंड रिटन फाइनेंशियल प्लान बनाएंगे, तो डेफिनेटली वो जो है वो हमारी लाइफ को एक नया बेनिफिट देगा। हमारे गोल्स को हम अचीव करेंगे, रिस्क को मैनेज करेंगे, साथ में हमें पीस ऑफ माइंड और एक हैप्पीनेस मिलेगी। मुझे टेंशन नहीं है कि लॉकडाउन खुलेगा नहीं खुलेगा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे लिए सफिशिएंट 6 महीना 12 मंथ का एक मंथली एक्सपेंस का मेरे या मेरी फैमिली के लिए या मेरे एम्प्लॉय के लिए मैंने अरेंजमेंट किया हुआ है। तो थैंक यू वेरी मच हिरेन भाई कि आपने मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया। आप एक ऑनलाइन मेरे साथ आए और 30-40 मिनट्स के लिए आपका एक पूरा सक्सेस स्टोरी को शेयर किया। तो डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू सून नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच।